हेलो। आप सब लोगों का एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत है। उम्मीद है आप सब लोग सेहतमंद होंगे, सकुशल होंगे और हिंदी के जिनके एग्ज़ाम हैं 17 तारीख को वो लोग तैयारी कर रहे होंगे। जो ऑफलाइन क्लासेस के लिए मिलने की सुविधा रखते हैं उन सब लोगों के पास तो PDF भी है और पहले के सारे चैप्टर्स क्लास में करवाए हुए हैं। और ऐसे ढेर सारे स्टूडेंट्स हैं जो व्यक्तिगत रूप से मुझे नहीं मिले लेकिन मेरे वीडियो देखते हैं और इतने अच्छे कमेंट करते हैं कि मेरा उत्साह बन जाता है। मैं अभी लेट नाइट सोने जा रही थी और फिर अचानक याद आया कि नहीं, एक वीडियो मैं आज बना लूँ, सुबह अपलोड कर देंगे, परसों क्या पता एग्ज़ाम में काम आ ही जाए। और ये पक्का है, क्या पता नहीं, यकीनन बहुत कुछ काम आएगा अभी के हमारे वीडियो से। तो चलिए बात करते हैं BA पार्ट सेकंड के सेकंड पेपर की। नाटक और एकांकी इस पेपर का नाम है। तो जाहिर है नाटक और एकांकी इन्हीं दोनों से रिलेटेड हमारे प्रश्न आएंगे। सबसे पहले तो हम ये जान लें कि संस्कृत साहित्य में नाटकों की एक बहुत लंबी परंपरा रही है। कालिदास, भवभूति इत्यादि का नाम, बाणभट्ट, हम लोगों ने बहुत सारे नाम सुने हैं। लेकिन हिंदी में जब नाटक की बात आती है तो उसकी बहुत लंबी परंपरा नहीं है। पाश्चात्य साहित्य में जिसे ड्रामा कहा जाता है, हिंदी का नाटक बहुत कुछ वैसा ही है। आधुनिक काल का दूसरा नाम गद्य काल है। हिंदी साहित्य के इतिहासकारों ने अपने अपने दृष्टिकोण के मुताबिक हिंदी साहित्य का वर्गीकरण किया है, जिसमें से सबसे सरल और कदाचित कहा जाता है वैज्ञानिक भी आचार्य शुक्ल का वर्गीकरण है। उसमें हिंदी साहित्य के इतिहास को 4 कालों में बांटा गया है। बार बार ये रिपीट होती है क्योंकि बार बार ये बातें आ जाती हैं सामने। आदिकाल अथवा वीरगाथा काल, पूर्व मध्यकाल अथवा भक्ति काल, उत्तर मध्यकाल अथवा रीतिकाल, आधुनिक काल अथवा गद्य काल। तो इसलिए बताया कि आधुनिक काल अथवा गद्य काल कहने का मतलब है कि गद्य की सभी विधाओं का विकास आधुनिक काल में हुआ है, जिसमें उपन्यास और कहानी हम फर्स्ट ईयर के सेकंड पेपर में पढ़ते हैं, नाटक और एकांकी सेकंड ईयर के सेकंड पेपर में पढ़ते हैं, निबंध और हिंदी भाषा थर्ड ईयर के सेकंड पेपर में पढ़ते हैं। यानी तीनों क्लासेज में, ग्रेजुएशन में सेकंड पेपर में जो हम पढ़ रहे हैं वो गद्य की विधाएं हैं और उनका विकास आधुनिक काल में हुआ है। अब आधुनिक काल को पुनः कई उपभेदों में बांटा गया है पद्य की दृष्टि से। तो उसमें सबसे पहला उपभेद है भारतेंदु युग। तो आप समझ लीजिए कि भारतेंदु युग आधुनिक काल का प्रवेश द्वार है। अब इसी भारतेंदु युग में हिंदी का पहला नाटक लिखा गया, पहली कहानी लिखी गई, पहला उपन्यास लिखा गया। उपन्यास और कहानी पर फर्स्ट ईयर के विस्तृत वीडियोज में हम देख चुके हैं। आज हम बात करते हैं नाटक की। भारतेंदु ने अपने पिता गोपाल दास गिरधर राय द्वारा रचित नहुष नाटक को हिंदी का पहला नाटक माना है। सवाल आ जाए 2 नंबर का कि भारतेंदु ने किसे हिंदी का प्रथम नाटक माना है, तो नाटक का नाम है नहुष, राइटर है गोपाल दास अर्थात गिरधर राय। इस नाम से वो लिखते थे, भारतेंदु के पिता। लेकिन बाकी के आलोचकों के अनुसार ये नाटक पहली बात तो ब्रजभाषा में रचित है, हम हिंदी का मतलब यहाँ खड़ी बोली लेकर चल रहे हैं, और दूसरा इसमें नाटकीय तत्वों का अभाव था। बाकी आलोचकों ने भारतेंदु को ही हिंदी का कायदे से प्रथम नाटककार माना है। भारतेंदु को हिंदी नाटकों का जनक कहा जाता है। किसे कहा जाता है? भारतेंदु हरिश्चंद्र को। जी हाँ, खड़ी बोली में रचित हिंदी के नाटकों का जनक भारतेंदु को कहा जाता है। भारतेंदु युग में खड़ी बोली आई। भारतेंदु ने अपनी पत्रिका कालचक्र में कहा था, हिंदी नई चाल में ढली, इसलिए इनको बहुत सारे कामों के कारण आधुनिक हिंदी का पिता भी कहा जाता है। भारतेंदु ने कितने प्रकार के नाटक लिखे? भारतेंदु ने मूलतः 2 प्रकार के नाटक लिखे। पहला मौलिक और दूसरा अनुदित। कर्पूर मंजरी
ये शेक्सपियर का मर्चेंट ऑफ वेनिस के आधार पर दुर्लभ बंधु इत्यादि इनके जो है अनुदित नाटक है। विशस्य विस्मौसदम, वैदिकी हिंसा हिंसा न भवती, नील देवी, भारत दूरदर्शा, अंधेर नगरी इत्यादि इनके मौलिक नाटक है। अंधेर नगरी जो सेकेंड ईयर में चल रहा है, ये इनका एक रात में रचित नाटक है। बात आती है अन्य और नाटककारों के बारे में। हिंदी साहित्य में ऐतिहासिक नाटकों का जनक जयशंकर प्रसाद को माना जाता है। जयशंकर प्रसाद के नाटकों में इतिहास और कल्पना का मणिकांचन संयोग हुआ है। अगर जयशंकर प्रसाद के 2 नाटकों का नाम लिखना आ जाए तो चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, जन्मेजय का नाग यज्ञ, ध्रुव स्वामिनी, इनमें से कोई भी 2 लिख देंगे। एकांकी की बात अभी हम करेंगे थोड़ी देर में। उपेंद्र नाथ अश्क के किन्हीं 2 नाटकों का नाम लिखे। छठा बेटा, कैद और उड़ान, स्वर्ग की झलक, अंजो दीदी इत्यादि इनके नाटकों के नाम हैं। मोहन राकेश के नाटकों की चर्चा हो सकती है। प्रयोग धर्मी नाटककार किसे माना जाता है, तो या तो आप मोहन राकेश का नाम लिखेंगे। 2 का नाम पूछे तो मोहन राकेश के साथ में आप लक्ष्मी नारायण लाल का लिख सकते हैं। एब्सर्ड नाटककार के रूप में किसे जाना जाता है, भुवनेश्वर को जाना जाता है। हिंदी नाटकों में ऐतिहासिक नाटककार किसे कहा जाता है, ऐतिहासिक नाटकों के तौर पे हमने इनकी बात कर ली जयशंकर प्रसाद की। समस्या प्रधान नाटककार लक्ष्मी नारायण मिश्र। देखिए 3 तरह के नाटककार हैं एक जैसे नाम वाले। लक्ष्मी नारायण मिश्र समस्या प्रधान नाटककार, लक्ष्मी नारायण लाल आधुनिक काल के प्रयोग धर्मी नाटककार, लक्ष्मी नारायण रंगा राजस्थान के सुप्रसिद्ध नाटककार जिनका लिखा हुआ एकांकी कैक्टस और कमल अभी BA पार्ट 2 में आप लोगों ने पढ़ा है। इसके बाद है कि जैसे राम कुमार वर्मा के 2 नाटकों का नाम लिखिए। नूरजहां, पृथ्वीराज की आंखें, आप लिख दीजिएगा। नाटकों में कितने प्रकार के तत्व होते हैं, तो तत्व तो देखिए कहानी और उपन्यास में मैंने पढ़ाए थे आपको 6 तत्व होते हैं। कथानक, पात्र एवं चरित्र चित्रण, संवाद और कथोपकथन, देश काल और वातावरण, भाषा शैली और उद्देश्य। ये तो जो शब्द काव्य है सुनने में और पढ़ने में काम आते हैं। अब नाटक और एकांकी तो रंगमंच की विधा है, तो जाहिर है इसमें कुछ तत्व और अधिक है। उसमें से दृश्य विधान, ध्वनि संकेत, प्रकाश व्यवस्था, रंग संकेत, संकलन त्रय, ये इतने जो मैंने नाम बताए हैं ये सब नाम आप लिख देंगे तो आपका काम चल जाएगा। कोई भी 4 तत्व आए तो कथानक को हम कथा वस्तु या वस्तु लिखेंगे। वस्तु, पात्र, उसके बाद अभिनय, दृश्य विधान, 4 नाम काफी है। तब तो यही हमें एकांकी में भी लिखने हैं। अब बात आती है आपकी क्लास में 2 नाटक चलते हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा रचित कौन सा नाटक चलता है, अंधेर नगरी। अंधेर नगरी में गोवर्धन दास किस दिशा में भिक्षा मांगने के लिए जाता है, पश्चिम दिशा की तरफ। गोवर्धन दास लगभग कितनी मिठाइयाँ खरीद के लाता है, 3 किलो मिठाइयाँ। वहां पर सभी वस्तुएं किस मूल्य से मिल रही थी, टके सेर के हिसाब से। जब गोवर्धन दास मिठाइयाँ लेकर आता है तो गुरु क्या कहते हैं कि यहाँ नहीं रहेंगे, ये जगह खतरनाक है। जहाँ पे किसी भी वस्तु के गुण और उपलब्धता के आधार पर उसमें अंतर नहीं किया जाता, वो जगह खतरनाक होती है। गोवर्धन दास क्या कहता है, मैं नहीं जाऊंगा, मैं यहीं रहूंगा, और मैं तो कहता हूँ कि आप भी यहीं रहिए और भजन कीजिए, राम भजन करिए और मिठाई चापिए। गुरुजी क्या करते हैं, गुरुजी उसकी बात नहीं मानते, चले जाते हैं। जाते वक्त क्या कहते हैं कि मैं तो कहता हूँ मेरे साथ चलो, लेकिन फिर भी अगर नहीं चल रहे हो तो मुसीबत के वक्त मुझे याद कर लेना। राजा के दरबार में कौन फरियाद लेकर आता है, क्या फरियाद लेकर आता है, एक नागरिक फरियाद लेकर आता है कि उसकी बकरी दीवार में
कल्लू कसाई की दीवार गिरने से दबकर मर गई। अंत में फांसी का फंदा किसके गले में जाता है? कोतवाल के गले में जाता है। बहस होते होते कोतवाल के गले में जाता है। कोतवाल को फांसी क्यों नहीं लग पाती? क्योंकि फांसी का फंदा बड़ा है और कोतवाल की गर्दन छोटी है। फांसी का फंदा गोवर्धन दास को क्यों लगने को तैयार होता है? यहाँ जो प्रहरी हैं, सैनिक हैं, सिपाही हैं, वो गोवर्धन दास को किस लिए लेके जाते हैं? क्योंकि गोवर्धन दास की गर्दन मोटी है और वो उस फांसी के फंदे के नाप की है। वहाँ के नागरिकों के नाप की वो गर्दन, वो फांसी का फंदा क्यों नहीं है? क्योंकि उस राजा के राज्य में नागरिक इतने भयत्रस्त रहते हैं, शंकाग्रस्त रहते हैं कि राजा का पता नहीं कब क्या डिसीजन आ जाए, तो वो मोटे होते ही नहीं है, तो उनकी गर्दन पतली रह जाती है। अब गुरु क्या कह के वहां पे बचाता है अपने शिष्य को? दोनों क्या हुज्जत करते हैं? दोनों आपस में कान में बात करते ना, अब राजा आ गया, वजीर आ गया। अब भाई राजा कह रहा क्या तमाशा लगा रखा है, फांसी क्यों नहीं दे रहे? तो चेले कहते हैं कि गुरु जिद कर रहा है मैं फांसी चढ़ूंगा, चेला कह रहा मैं चढ़ूंगा। फिर राजा क्या कहता है, बताओ क्या बात है? गुरु कहते हैं कि देखो बात यह है कि इस साहित्य में यानी इस मुहूर्त में जो फांसी चढ़ेगा वो सीधे बैकुंठ जाएगा, विष्णु की नगरी जाएगा। तो मैं गुरु हूँ, मेरी उम्र हो गई है, मैं चाहता हूँ मैं फांसी चढ़ूं। गोवर्धन दास क्या कहता है कि गुरु ने तो वैसे ही बहुत पुण्य कमाए हैं, इसलिए उनको तो जीवन मरण के चक्कर से छुट्टी मिल ही जाएगी। चेला अभी जवान है, इतने पुण्य नहीं कमाए, उसको मरने दिया जाए। और फिर राजा क्या कहता है? राजा कहता है चुप रहो तुम दोनों, मेरे होते हुए कोई बैकुंठ नहीं जा सकता। ये कह के राजा फांसी पे चढ़ जाता है। इसी तरह से दूसरा नाटक है हस्तिनापुर। वो किसने लिखा है? नंद किशोर आचार्य ने। 3rd ईयर में आप उनकी कविताएं पढ़ेंगे। आधुनिक कविता के महत्वपूर्ण कवि हैं, 4थे सप्तक के महत्वपूर्ण कवि हैं नंद किशोर आचार्य। इस नाटक की कथा कब से स्टार्ट होती है? इस नाटक की कथा महाभारत के युद्ध के खत्म होने के बाद, जब पांडवों का राज्य स्थापित हो जाता है और कौरवों में वो जो है क्या नाम है उनका, अंधे राजा, बूढ़े, मैं कई बार आजकल भूलने लग गई हूँ, गांधारी और धृतराष्ट्र, वो 2 बसते हैं। और उनका सेनापति जो कुरुओं की तरफ से हमेशा रहा, विदुर, वो बसता है। और प्रारंभ किस जगह से होता है? कुंती के घर में। कुंती और शुभा, शुभा कौन है? विदुर की माँ है। वो दोनों बात कर रही है, वहां से कथा प्रारंभ होती है। कथा में नाटकीयता कब आती है? जब विदुर आते हैं और विदुर से उसकी माँ कहती है बहुत देर लगा दी आने में, भोजन कर लिया? कहता हाँ भोजन तो महाराज के साथ ही कर लिया। यहाँ से कथा में तनाव उत्पन्न होता है। इसमें शुभा के माध्यम से कैसे प्रश्न उठाए गए हैं? शुभा के माध्यम से स्त्री विमर्श और दलित विमर्श के प्रश्नों को उठाया गया है। महाभारत की सारी लड़ाई का दोष शुभा के अनुसार किसका है? भीष्म पितामह का है। भीष्म पितामह स्वयंवर से किन्हें उठा लाए? अंबा, अंबिका, अंबालिका, काशी नरेश की 3 कन्याओं को स्वयंवर से उठा लाए। उनके दोनों भाइयों का नाम क्या था? चित्रांगद और विचित्रवीर्य। वो क्यों उठा के लाए? उन 2 भाइयों से उनकी लड़कियों का विवाह कराने के लिए। तो पहली कन्या क्या कहती है? पहली कन्या कहती है कि वो दोनों भाइयों से तो अंबिका और अंबालिका का ब्याह हो जाएगा और भीष्म पितामह को उससे कर लेना चाहिए। भीष्म क्या कहते हैं कि वो आजन्म ब्रह्मचर्य का व्रत रखे हुए, वो विवाह नहीं करेंगे। तो लौट कर कहाँ जाने के लिए कहते हैं? प्रेमी साल्व नरेश के पास। साल्व क्या कहकर उसको लौटा देते हैं अम्बा को कि वो क्षत्रिय है और जीती हुई, युद्ध में जीती हुई वस्तु को, देखिए स्त्री को वस्तु की तरह रखा गया है, वो नहीं ग्रहण करेंगे। अपमानित होकर अम्बा क्या करती है? अपमानित होकर अम्बा आत्मदाह कर लेती है, मर जाती है। और अंबिका का स्नेह किसके प्रति था? प्रेम की भावना, आकर्षण अपने जेठ भीष्म पितामह के प्रति। नियोग के लिए सबसे पहले सत्यवती किसको मनाने जाती है? भीष्म को। भीष्म जब नहीं मानते तो किसको बुलाने की बात होती है?
द्वैपायन कृष्ण अर्थात वेद व्यास को। तीनों रानियों के साथ नियोग कौन करता है? वेद व्यास। अम्बा तो दो तो रानियां हैं, अंबिका और अंबालिका, और एक है शुभा विदुर की माँ। अंबिका से पांडु होते हैं, अंबालिका से धृतराष्ट्र होते हैं और शुभा से विदुर होते हैं। विदुर की माँ उसी घर में उसी जगह रही, लेकिन वो चूंकि दासी थी तो उसके पुत्र को दासी पुत्र माना गया। लेकिन वो दोनों रानियां थी, अंबा और अंबालिका, अंबिका अंबालिका, तो उनके पुत्रों को कुरुवंशी माना गया। अंतिम कुरुवंशी शुभा के अनुसार कौन है? भीष्म पितामह है। भीष्म के पिता का नाम क्या था? शांतनु। उनकी माँ का नाम क्या था? गंगा। वेदव्यास की माँ का नाम क्या था? सत्यवती। सत्यवती ने इनको किसके से जन्म दिया? शांतनु के साथ सत्यवती का विवाह हुआ था, लेकिन विवाह पूर्व का पुत्र है वेदव्यास। तो वेदव्यास के पिता कौन थे? पाराशर ऋषि। देखिए, मैं बड़ी जल्दी में एक शॉर्ट वीडियो बनाने के मूड में हूँ। वो जो और वीडियो आप देखते होंगे उसमें बेल आइकॉन दबाइए, सब्सक्राइब कीजिए, और एक ही बात को बार बार रिपीट करना, उसमें मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं आता। मैं टू द पॉइंट बात करूंगी। हो सकता है आपको बैलगाड़ी के बजाय वायुयान की गति से काम होता दिखता हो। हमारे पास समय नहीं है, बस बीच में एक दिन मिला है, और बहुत सारी व्यर्थ की बातें करने का कोई तुक भी नहीं है। तो ये तो हमारे दो हो गए नाटक। अब बात आती है एकांकी। एकांकी में कितने अंक होते हैं? 1 अंक। नाटक में कितने अंक होते हैं? कम से कम 3 अंक। एकांकी में 1 अंक के माध्यम से कुछ दृश्यों को माध्यम बनाया जाता है, कुछ दृश्यों के माध्यम से हमारे एकांकी का कथानक पूरा होता है। नाटक में कितने प्रकार की कथाएं होती है? मुख्य कथा और गौण कथा। गौण कथा कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की, पताका और प्रक्रिया। एकांकी को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? 1 एक्ट प्ले। ऐतिहासिक एकांकियों का जनक किसे कहते हैं? रामकुमार वर्मा को। ऐतिहासिक नाटक का जनक जयशंकर प्रसाद को। एकांकियों का जनक रामकुमार वर्मा को। रामकुमार वर्मा के कुछ 4 एकांकी के नाम लिखिए। रेशमी टाई, रजत रश्मि, कौमुदी महोत्सव, दीपदान, पुरस्कार। पुरस्कार 1 तोले अफीम की कीमत। कोई भी 2 लिख दीजिएगा। उपेंद्रनाथ अष्ट के 2 एकांकी का नाम लिखिए। जोंक, तोलिए, सूखी डाली, नए मेहमान। ठीक है। जयशंकर प्रसाद के किस एकांकी को पहला एकांकी माना जाता है? 1 घूंट एकांकी को। 1929 ईस्वी में आया था 1 घूंट, वो जयशंकर प्रसाद का प्रथम एकांकी माना जाता है। ठीक है। कुछ लोग बादल की मृत्यु को पहला एकांकी मानते हैं, उसके लेखक है रामकुमार वर्मा। अब हम हमारे एकांकी के चैप्टर्स को लेके चलते हैं। सबसे पहला चैप्टर है 1 तोले अफीम की कीमत। 1 तोले अफीम की कीमत में नायक और नायिका का नाम बताइए। मुरारी मोहन और विश्व मोहिनी। मुरारी मोहन सुसाइड क्यों करना चाहता है? क्योंकि वो एक पढ़ा लिखा युवक है और उसका मानना है कि उसकी शादी उसकी पसंद की पढ़ी लिखी लड़की से होनी चाहिए, और उसके पिता दहेज के लोभ में किसी भी लड़की से उसका विवाह कर देने को आमादा है। विश्व मोहिनी विवाह सुसाइड क्यों करना चाहती है? वो एक पढ़ी लिखी लड़की है, लेकिन उसके पिता के पास दहेज नहीं है और बिना दहेज उसका विवाह नहीं हो रहा है। अपने अंत के आधार पर ये किस प्रकार का एकांकी है? अपने अंत के आधार पर ये सुखद एकांकी है। इसके बाद है दूसरे एकांकी का नाम है साहब को जुकाम है। साहब को जुकाम एकांकी किसने लिखा है? उपेंद्रनाथ अष्ट ने। इस एकांकी का कथानक कहाँ से लिया गया है? इस एकांकी का कथानक रंगमंच और नाटक और लेखक साहित्यकार की दुनिया से ही ले लिया गया है। इसमें साहब को जुकाम क्या सच में होता है या वो बहाना करते हैं? साहब को जुकाम नहीं होता, वो मिस्टर मोहन से मिलना चाहते हैं, बाकी लोगों को बहाने करके टरका देते हैं। बहाना जुकाम का लगाया जाता है और मोहन नाम के व्यक्ति से वो मिल लेते हैं। इसके बाद बारी आती है, हाँ, इसमें कौन सा नाटक खेलते हैं लोग? किस नाटक के सफल मंचन के आयोजन में पार्टी दी जाती है? शहजादा सलीम। ये नाटक किस आर्ट कंपनी ने खेला? आर्ट सर्कल नाम की कंपनी ने। ठीक है। तीसरा है तांबे के कीड़े, नहीं,
एक मकड़ी का जाला। मकड़ी का जाला इस एकांकी के माध्यम से किस तरह की समस्याओं पर बात की गई है। एक तोले अफीम की कीमत में बेमेल विवाह की समस्या, दहेज की समस्या, पीढ़ीगत अंतराल, जनरेशन गैप, परिवार में पति पत्नी के बीच में पारंपरिक वातावरण, एक दूसरे से दूरियां और सुसाइडल टेंडेंसी, आत्महत्या की प्रवृत्ति, युवाओं में बढ़ती निराशा और कुंठा। दूसरा, सांप को जुकाम है। इसकी समस्या क्या है? नाटकों की दुनिया में भी हमारे आपके जैसे लोग पाए जाते हैं। उनकी भाषा वैसी होती है, वो एक दूसरे की अनुपस्थिति में उनका मजाक बनाते हैं, उनकी छिछाले दर करते हैं, और जब वो लोग मिलते हैं तो उनसे उसी तरह हाय हेलो करते हैं जैसे इनकी वो चुगली कर ही नहीं रहे थे। किस तरीके से लोग अपना काम बनाने के लिए एक दूसरे के साथ में मिलते जुलते हैं और उनको अपने नाटक में रोल देने के लिए लोग अपना आगे कितना व्यापारिक फायदा नुकसान देते हैं। महिलाएं अभिनेत्रियों का मुख्य भूमिका में नायिका के रोल के लिए कितने दावपेच करती हैं। तो एक प्रकार का घात प्रतिघात संघर्ष जो आमतौर पे दफ्तरों में होता है वही वहाँ होता है, कोई अलग दुनिया उनकी है नहीं। अब आ गया मकड़ी का जाला। इसकी क्या समस्या है? इसमें ये दिखाया है कि सिर्फ पैसा ही सब कुछ नहीं है। आप अगर प्रकृति से दूर हो जाएंगे, घूमना फिरना, पेड़ पौधे, नदी तालाब, झरने, तितली भंवरे, गिलहरी, बादल, बिजली, पानी, बारिश, पहाड़, नदियां, झीलें, ये छोड़ देंगे, कविता, किस्सा, शेरो शायरी, प्रेम, तो फिर आप कितना भी पैसा कमा लीजिए, आप रोबोट बन जाते हैं, मशीन बन जाते हैं। इंसान सिर्फ मशीन का नाम नहीं है, दिल सिर्फ मशीन नहीं है, पंपिंग सेट नहीं है। उसका काम धड़कना है, प्यार करना है, सुख दुख को पहचानना है, दोस्तों को वक्त देना है। और एक और समस्या है कि बेरोजगारी ऐसी भयावह समस्या है कि इंसान अपने दिल को मशीन बनाने की शर्त पर भी उस काम के लिए तैयार हो जाता है। उसके बाद आता बहुत बड़ा सवाल। बहुत बड़ा सवाल मोहन राकेश ने लिखा है। इस एकांकी में बताया है कि सरकारी दफ्तरों में मीटिंगों के नाम पर लोग इकट्ठे तो हो जाते हैं लेकिन करते कुछ नहीं है। भाषा की कारीगरी, लाल फीताशाही के कारण हर बार प्रस्ताव पास होते हैं और चीजें वो बनती नहीं है। कागजों में पुल बन जाते हैं, कागजों में फैक्ट्रियां लग जाती हैं। हर दूसरे साल आप देखिए 5 साल के भाषण सुनिए किसी नेता के, पिछले चुनाव के सुनिए, सेम बात है, वही सड़कें बनवानी है, वही बिजली लगानी है, वही विकास करना है। तो इसमें भी वही है, लो ग्रेड वर्कर्स वेलफेयर सोसाइटी। क्या नाम है? लो ग्रेड वर्कर्स वेलफेयर सोसाइटी। इनके सदस्य मीटिंग करते हैं, राम भरोसे श्याम भरोसे 2 चपरासी हैं, लेकिन मीटिंग के नाम पर जब भी कोई बोलने खड़ा होता है उसको दूसरा व्यक्ति बिठा देता है। संशोधन प्रस्ताव यही चलता रहता है। एक व्यक्ति को शुद्ध बोलना नहीं आता तो दूसरा व्यक्ति उसको किस तरह शुद्ध कराता है, और लास्ट में खा पी के गंदा करके चले जाते हैं। काम सबसे पहले आएंगे राम भरोसे श्याम भरोसे, सबसे लास्ट में जाएंगे राम भरोसे श्याम भरोसे। तो मीटिंग की असलियत, काम के नाम पर जीरो, बड़ी बड़ी बातें, काम में अड़ंगा लगाना, और किस तरह संस्थाएं लुंज पुंज तरीके से चल रही है, ये इस एकांकी में बताया है। समरथ कोनी दोष गोसाई सफदर हाशमी का एकांकी है। इसमें पुलिस, सरकारी अधिकारी, बड़े नेता, अफसर, इन सबका नेक्सस, इन सबका गठजोड़ दिखाया है। इसके अलावा कालाबाजारी और जमाखोरी की समस्याएं दिखाई है। चुनाव जीतने के लिए धन दे देते हैं व्यापारी और बाद में जमाखोरी का परमिट दे देती है चोर दरवाजे से सरकारें। एकदम मौजूद, एकदम प्रासंगिक इसका कथानक है। हरी घास पर घंटे भर, सुरेंद्र वर्मा का एकांकी है। इसमें 3 अलग अलग पीढ़ियां हैं, एक बूढ़ा पति पत्नी का जोड़ा, एक प्रौढ़ पति पत्नी का जोड़ा और एक युवा पति पत्नी का जोड़ा। तीनों की उम्र अलग अलग है तो तीनों की जरूरतें अलग अलग है, तीनों के सपने अलग अलग है, तीनों की समस्याएं अलग अलग है। युवा जोड़े को फिल्म देखना है, युवा जोड़े को गैस सिलेंडर लेना है, युवा जोड़े को किराए के कमरे को 1 BHK से 2 BHK में शिफ्ट होना है।
प्रौढ़ जोड़े को बच्चों की फीस भरनी है, LIC की किस्तें जमा करानी है, बच्चों को बड़े शहरों में पढ़ने भेजना है, बेटी की नौकरी की चिंता है, B.Ed की चिंता है। बूढ़े जोड़े को घुटनों का ऑपरेशन कराना है, कानों से कम सुनता है, आंखों में मोतियाबिंद उतर आया है। ये सारी चीजें बड़ी मनोयोग पूर्वक बड़े तरीके से इस एकांकी में दिखाया है। कैक्टस और कमल लक्ष्मी नारायण रंगा का एकांकी है। इसमें नशे की गिरफ्त में क्यों हमारे युवा चले जाते हैं, अपराध की दुनिया में क्यों लोग चले जाते हैं, बेरोजगार लोगों पे इतने दबाव होते हैं, काम की तलाश करके घर वो लौटते हैं तो पेरेंट्स ऐसे उनको आशा की नज़रों से देखते हैं कि क्या जवाब लाया आज। तो उस दबाव में हमारा जो नायक है वो हत्थे चढ़ जाता है और ड्रग्स की सप्लाई करने लगता है। जब वो उसको पता चलता है कि वो जो देता है छोटा सा सामान उसके बदले में ज़्यादा पैसे, वो अच्छी चीज़ नहीं है, वो बचना चाहता है, तो उसके हाथ में बंदूक थमा दी जाती है, जिससे उस पढ़ाया था मैंने गोली चल जाती है। दूसरा लड़का है प्रीतम, वो एक लड़की से प्यार करता है, नहीं करता इस एकांकी में कुछ भी नहीं है ऐसा, लेकिन उसके दोस्त ने, सो कॉल्ड दोस्त भी नहीं था वो, उस व्यक्ति ने उसको डराया कि अगर मेरे साथ नहीं चलोगे तो तुम्हारी जो फोटो है एक लड़की की फोटो मैं तुम्हारे पेरेंट्स को दिखा दूंगा। अगर उसके पेरेंट्स उसके विचारों से वाकिफ होते, उसकी पसंद नापसंद को समझते और उसको अपने फादर से, पिता से इतना डर नहीं लगता तो वो उसकी ब्लैकमेलिंग का शिकार नहीं होता, उसको ड्रग्स की लत नहीं लगती। ड्रग्स की लत लग गई तो इधर पैसों की जरूरत पड़ने लगी, गलत धंधे करने लगे, तो दोनों लोग समाज के कारण, समाज के इस परंपरागत पैटर्न के कारण जो अमानवीय है, क्रूर है, बेरोजगार को जीने का हक नहीं, और दूसरी तरफ पेरेंट्स अपने बच्चों पे भरोसा नहीं करते तो उनसे शेयर नहीं करते। इस वजह से जो दबाव है युवाओं पर, उनकी दिशाहीनता, नशे की तरफ, आसान रास्तों की तरफ जल्दी चल पड़ना, वो इसमें दिखाया है। पुलिस का इसमें बहुत सकारात्मक चेहरा दिखाया है। पुलिस उनका इनकाउंटर नहीं करती, उसकी उन दोनों की बहनें उनको मजबूर करती है। देखिए, प्यार ऐसी चीज़ है कि गुमराह लोगों को भी दिशा में ले आते हैं, ये इसमें दिखाया है। दोनों के पेरेंट्स अपने बच्चों को प्यार करते हैं, पुलिस सहयोग करती है, दोनों की बहनें लाना चाहती हैं तो वो गिरफ्तार हो जाते हैं, आत्मसमर्पण कर देते हैं और फिर अपने अच्छे आचरण के कारण वो छूट जाते हैं और इस तरह उनका मुख्य धारा में प्रवेश हो जाता है। अपराधी बनना आसान है, लेकिन मुख्य धारा में जाने के लिए समाज का रोल बहुत ज़रूरी है, पॉजिटिव रोल बहुत ज़रूरी है। तो इस प्रकार से हमने लगभग हमारे 17 तारीख के हिंदी के एग्ज़ाम का पेपर पूरा कर लिया है। मैं लिख के देने को तैयार हूँ, मैं गारंटी देती हूँ कि इसके बाहर का शायद ही कुछ आए। इसके बाहर का आया तो आपके पास विकल्प रहेगा छोड़ने का। आप इस वीडियो को अगर ध्यान से देख लेंगे, सुन लेंगे तो आप पेपर अच्छी तरह करेंगे। आप सबके लिए शुभकामनाएं। और जो पेपर नहीं दे रहे हैं फिर भी वीडियो देखते हैं, यकीनन वो कुछ ना कुछ सीखेंगे। सबको मेरा प्यार, नमस्ते, हैव ए नाइस डे।